दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ओह, अभी तक उठे भी नहीं है, हमें देरी हो रही है। अपनी प्यार भरी नज़रों से सहलाते हुए रिचा ने अपने पति श्लोक को झकझोर कर उठाते हुए कहा। प्रत्युत्तर में श्लोक ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया तो वह निहाल उठी। श्लोक के प्रांगण बंधन में बंधने को उसका आतुर मन स्वतंत्र होने की असफल चेष्टा में और बदता रहा। उसके भीगे बालों में अटकी पानी की बूंदें मोती बनकर श्लोक के तन पर बिखर रही थी। रिचा ने आज भरपूर सिंदूर से अपनी मांग सजाई थी, जिसकी लाली श्लोक की छाती को रंगे जा रही थी। श्लोक के आगोश में सिमटी 33 वर्षीय रिचा किसी नव यौवना की तरह सिहर रही थी। युगों तक वह अपने पति की आगोश में यूं ही बंधी रहे, उसका रोम रोम गुनगुना रहा था। शादी के 4 हफ्ते हो रहे थे, पर उसका तन मन कभी अभी तक प्यासा सावन ही बना हुआ था। श्लोक से जुड़ने से पहले जीवन के सूने जलते रेगिस्तान में नंगे पैर अकेली ही तो वह दौड़ रही थी। चारों ओर फैली खामोशियाँ एवं वर्षों की तन्हाई से जूझती हुई वह टूटकर बिखरने ही वाली थी कि श्लोक की सबल बाहों ने उसे थाम लिया। रिचा का बावरा मन एक और प्रीत की लहराते समंदर में डूब रहा था। वहीं उसके अंतर्मन में अतीत के चक्रवाती झंझावात भी चल रहे थे। 10 साल पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान मम्मी पापा को खोने के बाद भारत कहाँ जा पाई। पापा की सारी संपत्ति के मालिक उसके चाचा थे। 2 हफ्ते बाद श्लोक से वह शादी कर रही थी। इसकी सूचना अपने चाचा को दे दी थी। उनके लाख समझाने के बावजूद भारत आकर शादी करने के लिए वह तैयार नहीं हुई। शादी वाले दिन अपनी गिनती के दोस्तों के साथ गणपति मंदिर के लिए वह प्रस्थान करने ही वाली थी कि नाना प्रकार के तामझाम के साथ उसके चाचा भारत से भागते हुए आए तो मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखें बरस पड़ी थी। फिर शादी की सारी रस्मों को उन्होंने सहर्ष से निभाया। जाते समय भारत की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर जो एक्सचेंज लाए थे, श्लोक को आशीर्वाद के रूप में थमा गए। हनीमून के लिए वे स्विट्जरलैंड गए। वहाँ की खूबसूरत वादियों का दोनों ने खूब आनंद उठाया। वहाँ से आने के बाद आज हफ्ते भर बाद भी उनके प्यार की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी। न्यूयॉर्क घूमने का आज उनका प्रोग्राम था और श्लोक को बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। मिलन के ऐसे पल कितने मादक होते हैं, उसे इसका एहसास कहाँ था। श्लोक के प्यार ने उस पर अपनी चांदनी क्या बिखेरी, वह समंदर बनकर ही उमड़ पड़ी। ऐसे भी जीवन में उसे जो कुछ भी प्यारा लगा, वक्त उससे आज तक छीनता ही तो रहा था। बचपन से अपने से 10 साल छोटे भाई को उसकी नन्ही माँ बनकर प्यार किया। एक दिन की बीमारी में ही वह छोड़ गया तो उसका नन्हा सा मन कितना टूट गया था। इस आघात को बुलाने में उसे बरसों लग रहे। भाई की मृत्यु के बाद सभी तरह से टूटे मम्मी पापा के जीने का आश्रय वही बनी। समय के साथ खेल खेल में ही जब वह फिजिक्स और मैथ के कठिन प्रश्नों को हल करने लगी तो उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर सभी दंग रह गए। स्कूल के सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंजीनियरिंग में प्रथम स्थान लेकर जब वह आईआईटी कानपुर गई तो मम्मी पापा की खुशियों का ठिकाना नहीं था। जिस स्थान पर आज तक लड़के की ही विराजते रहे, उस पर अपना आधिपत्य जमा कर उसने सारे देश को चौंका दिया था। फिर बधाइयों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। आईआईटी कानपुर से निकलने से पहले ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका ने वीज़ा, लोन और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करके उसकी प्रतिभा और उपलब्धियों को गगनचुंबी बना दिया। रिचा ने भी उनके किए का मान रखने में कोताही न बरती।
इन 6 सालों में न जाने कितनों ने उसकी राहों में आंखें बिछाई, उसे थामने के लिए कितने हाथ बढ़े, पर वह इन सब से बेखबर किसी दूसरे देश में अपने देश का नाम रोशन करती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकलने के पूर्व ही दुनिया की सबसे नामी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर उसकी बहाली करते हुए उसका वीज़ा आदि का प्रबंध हाथों हाथ कर दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी ग्रेजुएशन का प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा आने वाले थे, टिकट भी बन चुका था। 2 साल की लंबी अवधि के बाद उन दोनों ने मिलने की आकांक्षा में बड़ी बेसब्री के साथ दिन बीत रहे थे कि उन दोनों की असमय मौत की सूचना बिजली बनकर गिरी। बर्फ के प्रचंड तूफान ने ना जाने का उनके हल्के फुल्के शरीर की हजारों फीट नीचे किसी घाटी में फेंक दिया था कि उनके मृत शरीर भी नहीं मिल सके। बड़े ही बुझे मन से वह भारत गई और मृत्यु के बाद सभी विधियों को पूरा करके वापस लौट आई। उस नाजुक दौर में वेद का उसके जीवन में आना किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं था। उसकी बाहों से लिपटकर मम्मी पापा की मृत्यु की असहनीय वेदना को भूलने की कोशिश करती रही। सारे रिश्तों का पर्यायी बना वेद हर प्रतिकूल परिस्थिति में उसे संभालता रहा। कितना टूटकर प्यार किया था दोनों ने एक दूसरे को। प्रीत की इंद्रधनुषी कायनात, फूलों और परियों की नगरी न्यूयॉर्क की जमीन पर उतर आए थे। चलो आज ही किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। वेद का ऐसा कहना उसे कितना रोमांचित करके रख देता था। तब उससे एकाकार होने के लिए वह कितनी लालायित हो उठती थी, पर दूसरे पल ही वेद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उतर आई। दैविक आभा से वह घुंघरुओं की तरह खनक कर रह जाती। उसे क्या पता था कि एक बार से नियति अपनी कुटिल चाल से उसके बन रहे घरौंदे को तहस नहस कर कुचक्र रच रही है। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन वेद को अपने परिवार की सहमति लेने भारत जाना था। फिर ऋचा की जिद की शादी वह न्यूयॉर्क में ही करेगी। विगत के दर्द के फिर से उभरने के डर से वह भारत जाना नहीं चाहती थी। प्रीत के हजारों रंग में रंग कर अपने वेद की परिणीता बनने की चाहत को वह इसी दूसरे देश की जमी पर जीना चाहती थी, जिसमें दुख दर्द का एक नन्हा झरोका भी उसे स्वीकार नहीं था। वेद ने भी उसके कहने का मान रखा और अपनी माँ को मनाने के लिए अकेले ही भारत जाने के लिए निकल पड़ा। भावुक मन से ऋचा ने वेद को विदाई दी। मात्र 1 हफ्ते के लिए भारत गया वेद जब हफ्तों नहीं लौटा तो वह बुरी तरह तड़प उठी। भावावेश में आकर हडसन नदी में कूदकर प्राणनाथ कर लेना चाहा, लेकिन पुलिस की नज़रों में आ जाने के कारण वह ऐसा न कर सकी। बाद में न्यूयॉर्क में रह रहे उसी के समाज के द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए वेद को उनके बचपन की सहेली की बेटी रत्ना से शादी करनी पड़ी। कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं बचा था। इधर उसने रत्ना के गले में मंगलसूत्र बांधा और उधर उसकी माँ ने अंतिम सांस ले ली। ऋचा को खोकर वेद भी कहाँ जीवित रह गया था। ऋचा का सामना वह किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ने की सारी औपचारिकता तो उसने भारत से ही निभाया। वेद भारत से ही ऋचा की पल पल की गतिविधियों की जानकारी लेता रहा। समय के साथ जख्म कुछ हल्के हुए तो ऋचा को नियति और अपनी मजबूरियों का वास्ता देते हुए समझाकर नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करता। उसके बिखरे जीवन में अपनी बेशुमार चाहतों की संजीवनी बूटी से संवारता।
उसकी मृत जिजीविषा को जीवित रखने की कोशिश करता। अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम साथ जी लेंगे। किसी भी हालत में मुझे अपना वेद चाहिए, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना मैं वेद। ऋचा की जिद वेद को पिघला कर रख देती, पर वह अपनी असमर्थता पर रोकर रह जाता। घबरा कर उसने ऋचा से बात करना बंद कर दिया। समय के साथ भी ऋचा भी अपनी कठोर नीति से समझौता कर जीने का प्रयास कर रही थी, लेकिन प्यार से मिला दर्द और अकेलापन उसे टीसता रहा। जिस बैंक में श्लोक काम करता था, उस बैंक की कंपनी के काम से ऋचा को लगातार हफ्तों जाना पड़ा। श्लोक की शैक्षणिक योग्यता और कार्यकुशलता पर वह मुग्ध हो गई। एक बार फिर से उसका दिल धड़क उठा किसी की चाहत में, और वह उसे पाने के लिए बेकरार हो उठी। श्लोक के कदम आगे क्या बढ़े कि ऋचा ने उसके प्यार को समेट लिया। ऋचा के इस निर्णय पर वेद बहुत खुश हुआ। ऋचा के प्रति स्वयं से हुई अन्याय की आत्मग्लानि से अब वह मुक्त था। श्लोक भी उससे कहीं छिन न जाए ऐसा सोचते ही ऋचा का श्वांग कांप उठा। घबरा कर उसने श्लोक की बाहों में भर लिया। अतीत के झरोखे खुलकर ऋचा को और संतप्त करते। उसके पहले ही श्लोक उसे बाहों में लिए उठा खड़ा हुआ। झटपट तैयार होकर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे निकल गए। यूँ तो न्यूयॉर्क उसके लिए कोई नया शहर नहीं था। वेद के साथ उसके चप्पे चप्पे को वह देख चुकी थी, पर आज श्लोक के साथ उस जादुई नगरी का लुत्फ उठाने की बात कुछ और ही। दोनों एक दूसरे में समाये हडसन नदी के किनारे चलते रहे। टाइम्स स्क्वायर के रंगीन नज़ारों को निहारते हुए वे रॉकफेलर सेंटर पहुंच गए। वहां से खुली बस में सवार होकर न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थानों के लिए निकल पड़े। ऋचा मस्त होकर सभी को निहार रही थी। सारे दर्शनीय स्थल आज उसे अतिरिक्त आनंद की अनुभूति दे रहे थे। श्लोक ने भी अपनी नवपरिणीता के इस नए रूप पर मुग्ध था। एक पल के लिए वह ऋचा को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे रहा था। सारे दिन अपनी बाहों में उसे बांधे घूमता रहा। घूमकर जब वे दोनों रॉकफेलर सेंटर में उतरे तो शाम का रेशमी अंधेरा रोशनी में नहा रहा था। इधर उधर घूमने के बाद वे डिनर के लिए उत्सव रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहे थे कि ऋचा का बोस्टन का सहपाठी सैम टकरा गया, जिसके चंद बोल उसकी खुशियों पर उल्कापात की तरह गिर गए। हाय हनी, वेयर इज वैद? फिर श्लोक की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, न्यू फ्रेंड। आगे सैम कुछ और कहता कि उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माय हस्बैंड श्लोक। और सैम को वहीं हतप्रभ छोड़कर श्लोक का हाथ थामे वह आगे बढ़ गई। श्लोक को अनमना सा देख ऋचा का दिन भर का उत्साह जाता रहा। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद ही श्लोक की उदासियां कम न हुई। सारा खाना उसी की पसंद का था, लेकिन खाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। खोया खोया सा वह रेस्टोरेंट की खिड़की से नीचे थिएटर से निकलते लोगों को देखता रहा तो ऋचा तड़पती हुई उठी। उसकी व्याकुलता सिसकियां बनकर उसके व्यथित होंठ पर तैर गई। किस फेर में तुमने मुझे डाल दिया वेद? कहाँ मेरे चेहरे पर मामूली सी सिकन तुम्हें गवारा नहीं थी? पल भर में सोख लेते थे मेरे अंतर के सारे गिलेपन को। श्लोक को संदेह के भंवर से मैं कैसे बाहर निकालूं? आज फिर एक बार उलझन में घिर गई हूँ। मैं तो तुम्हारी यादों के साथ ही खुश थी। मन ही मन बुदबुदाते हुए ऋचा टूट कर बिखर रही थी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद श्लोक का हाथ थामे रेस्टोरेंट के अहाते में
फव्वारे के पास बने पत्थर के चबूतरे पर जाकर बैठ गई और अपने और वेद के बीच के रिश्ते की सारी सच्चाई उसे बता गई। किस तरह अपने मम्मी पापा को एक साथ खोकर इस पराये देश में उसका अकेला होना, जीने की सारी इच्छाओं का मृतवत हो जाना, वेद के प्यार का सावन बनकर बरसकर उसके जीवन के ताप को हरना, अंधेरी रातों में आकाशदीप बनकर उसके पथ का प्रदर्शन कर सुगम बनाना आदि। आंतरिक पलों में कभी कमज़ोर पड़कर उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को वेद में समा देना चाहा, तो अपनी सारी ममता उड़ेल कर वह उसे सहला दिया करता था। वेद तो सदा हुआ योगी था, जिसमें धरती जैसा धैर्य और आकाश जैसा विस्तार था। कहीं से कोई कलुषता नहीं। उसके इसी ऋषि मुनि तपस्वी जैसी एकाग्रता ने ही तो उसे बांध रखा था। मेरे जीवन की देहरी पर देव का उतरना मानो सपनों के सावन का ठहरा जाना था। सांसों में जैसे खुशबू का मौसम ही समा गया हो। दिन तितलियां बनकर उड़ते थे। मैं बावरी बन इतरा उठी थी अपने सुख सौभाग्य पर। कैसे भूलती थी वो पहली दस्तक, वो पहली आहट, वो पहला प्यार जो शीत की स्याह रातों में मिला हो। बिखरी प्रीत की केसर गंध को भूल पाना कहीं से भी आसान नहीं होता है। श्लोक, जानते हो श्लोक, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो जाती हैं। घोर पीड़ा की शुरुआत सदा रहस्यपूर्ण होती है, पर उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है। उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटता है पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए परिस्थितियाँ हमें चौकन्ना होने नहीं देती। ऐसे तो दुख तमाम जीवनदायिनी शक्तियों का केंद्र है। जीवन में यह नहीं हो तो जीवन में औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। यही दुख जीवन से विमुख करने वाली तमाम शक्तियों का मूल कारण है। जीवन में केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर व्याप्त सभी शक्तियाँ दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती सी दिखती हैं, और हम सब इसी व्यूह में फंसे हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दुख सबको मांझता है। कहते हैं जब दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखो। शायद उल्लास का कारण वही हो जिसके लिए तुम रो पड़ रहे हो। वही उल्लास बनकर वेद मेरे जीवन में अवतरित हुआ। वेद की परिणीता बनने के लिए मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु अपार था उसका प्रेम। शब्दों में तो उसे कभी बांध नहीं पाई, फिर जीवन में उसे कहाँ और कैसे बांध पाती। वेद जैसे व्यक्ति की आराधना की जाती है। श्लोक, इन सच्चाइयों के साथ अगर मैं तुम्हें स्वीकृत हूँ तो ठीक है, वरना तुम मेरे सारे बंधनों से आज़ाद हो। कहते हुए आज भी उसके जीवन में हर रिश्ते का पर्याय देव ही था। संचय की नींव पर खड़ी रिश्ते की यह इमारत उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कहते हुए अंतर की सारी वेदनाएं उसकी पलकों पर घनीभूत होकर बरसने ही वाली थी कि झटके के साथ उठकर अपने दृढ़ कदमों के साथ सड़क के किनारे की भीड़ में खो गई। उसे आज इस बात का बड़ा संतोष था कि श्लोक उसके जीवन के कटु पर मधुर सत्य को अवगत हो चुका था, जिसे उसने कितनी बार हिम्मत करके उससे कहना चाहा, लेकिन उसे खो देने के डर से कह नहीं पाई। संत पैट्रिक चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाई। आज के दिन की आखिरी मंजिल यही चर्च था, जहां डिनर के बाद श्लोक के साथ वह आने वाली थी। हर दिन के भय के सलीब को वहीं पर छोड़ हल्की फुल्की होकर वह वहां से निकल गई। अनमनी होकर टाइम्स नावर की चकाचौंध में सड़कों पर इधर उधर घूमती रही। उसके अंतर्मन के अंधेरे जब वहाँ की चमचमाती रोशनी को झेल नहीं सके तो वह रॉक फ्लेयर सेंटर आ गई। फूलों की झाड़ियों की ओट में बनी पत्थर की उस बेंच पर जा बैठी जहाँ वह अक्सर वेद के साथ बैठा करती थी।
यह और बात थी कि आज उसकी पीठ पर फिसलने के लिए वेद का प्यार भरा हाथ नहीं था। फिर भी कस्तूरी मृग की तरह उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी का वह महसूस कर रही थी। आंखों में सावन भादों की बरस रहा था। अचानक अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श पाकर उसे ने सिर उठाया तो श्लोक को अपने बगल में बैठकर देख चौंक गई। कहाँ मुझे छोड़कर यूँ अकेली चली आई? तुम्हारे और वेद के रिश्ते की सारी सच्चाई का पता मुझे था। वेद ही ने तो बताया था। जब मेरे मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं था तो मैं तुमसे उसकी तहकीकात क्या करता? रिश्तों के अवलोकन में वेद जिस ऊंचाई पर आसीन है वहाँ मैं पहुँच ही नहीं सकता ऋचा। दुख इसी बात का है कि इधर तुम जैसी जीवन साथी पाकर मैं निहाल हूँ, पर वेद को क्या मिला? कितनी खामोशी से नीलकंठ बनकर सबके जीवन का हलाहल पी रहा है। तुम्हारे प्रति उसके निश्चल प्यार का प्रतिदान बनकर ही मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। कुछ नहीं हूँ मैं सिवाय वेद के भी। तुम्हारे प्यार का प्रतिदान के, या यूँ कहो तुम दोनों के पावन रिश्ते का प्रतिदान ही तो हूँ मैं। वेद में अगर ऋचाएँ हैं तो कहीं न कहीं श्लोक भी अवश्य ही होगा। हम दोनों के प्यार का प्रतीक ही तो वेद है। अगले महीने ही वेद का आशीर्वाद लेने हम दोनों भारत जाएंगे। कितना चकित व खुश होगा वह अचानक हमें यूँ आया देखकर। कहते हुए ऋचा की आंखों में बहते हुए आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटते हुए श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो फिर ऋचा भी रुक नहीं सकी। सारे गिले शिकवे को भूल श्लोक की बाहों में समा गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।